हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के मैथमेटिक्स सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, और उसका एक्सरसाइज हमने लिया है 4.3 और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर जो आपको बात करनी है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। तो हम बात करते हैं आपसे कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बात करना शुरू किया है वो क्लास 9 से हम लगातार बात करते आ रहे हैं, है ना। बाय द वे मान लेते हैं अगर ये कोई ट्रायंगल ABC है तो यहां से आपने 9th में बहुत बार पढ़ा होगा कि ये हो जाता है परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से ये हाइट हो जाती है, और ये है हमारा बेस यानी आधार। तो यहां से जब हम निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करेंगे क्योंकि ABC आपका वर्टिसेस है, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई आप काफी टाइम से सीखते आ रहे हैं। ये तो हो गई बात क्लास 9th की। यही चीज़ अगर क्लास 10th में हमें मिलना है और वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस में मैं बात करूँ, इसको मिटाई रब कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में आपने वहाँ से सीखा था कि यदि कोई ट्रायंगल है आपके पास, है ना, कोई ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस ABC हैं और इसका कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x1 y1 x2 y2 और ये है आपका x3 और y3 अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालते थे बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा निकालते थे x1 पकड़ते थे 1/2 बाहर करके, x1 ऑफ y2 माइनस y3 और प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 एंड द लास्ट x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसके हेल्प से आप क्लास 10th के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। ये चीजें आपको याद होगी, लेकिन अब ये चीजें खत्म करके आपको सीधा डिटरमिनेंट्स की हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। तो देखो बात को समझो, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो कोऑर्डिनेट हमारा ट्रायंगल सेम ही है तो डिटरमिनेंट्स तो ऐसे ही साइन देते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट है पहले x1 y1 चेक कर लो, ये है आपका x2 y2 और यहाँ पे हमारा है x3 y3। अब रह गई बात, चूंकि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो इसीलिए हम 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको हम 1 1 1 तीनों में दे देंगे। देखो तो अब क्या होगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही आ जाता है ना, आपको सेम ही आ जाए। मैं करके दिखा देता हूँ, अच्छा अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो 1/2 देखो, अगर इसका एक्सपेंड करोगे तो देखो मेरी बात समझो, अगर यहाँ से 1/2 बाहर छोड़ देते हैं, यहाँ पे x1 पकड़ते हैं, x1 पकड़े तो इसको ये बंद करोगे क्या मिलेगा, y2 माइनस y3 चेक कर लो, y2 माइनस y3, ये चीज़ें तो आपको पता है। और यहाँ से अगर मैं माइनस y1 करूँ, है ना, y1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, x1 y1, है ना। अच्छा तो ये काम करते हैं, चूंकि हमारा x2 है तो हम कॉलम के लॉन्ग कर देते हैं, तो ये है आपका x3 x2, तो x2 ये वाला बंद, क्या बचा y1 माइनस y3 चेक कर लो, y1 माइनस y3। अच्छा जी, इसके बाद हमारा बचेगा क्या, x3 जब आप पकड़ेंगे बाबू तो x3 ये वाला रो बंद, ये कॉलम बंद, तो आपके पास क्या बचेगा y1 माइनस y2। तब अब आप चेक करेंगे तो आप बताएंगे सर यहाँ तो y3 माइनस y1 है और आपका y1 माइनस y2 है, तो इसके पीछे भी तो देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे माइनस था। इसका मतलब क्या हुआ, इस माइनस को एग्जिस्ट करा दो इसके अंदर जब एग्जिस्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1/2 x1 ऑफ y2 माइनस y3
और प्लस यहाँ करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में। तो यहाँ पे x2 ऑफ y3 माइनस y1 और प्लस x3, इसको तो छाप देना है y1 माइनस y2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स व्हाट, कि आप अगर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम ही आ जाता है ना। तो हमें क्या करना है, अगर कहीं भी कुछ भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो हमें सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में हमें इसको रखने हैं, और जैसे ही आप इस फॉर्मेट में रखेंगे फिर आप एक्सपेंड कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 बातें निकल के आती है सामने। क्या क्या निकल के आती है? पहली बात ये याद रखो कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी, सपोज करो सॉल्व करते करते कभी आ गया +3 या फिर कभी कभी आ गया -3, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं +-3 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो देखो पहला क्या है, रिमार्क्स ये हमें ध्यान रखना है फर्स्ट में कि इफ वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन अगर आपके पास प्लस माइनस में कोई रिजल्ट आता है तो हमें हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है। क्या लेना आता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और, जब भी एरिया की बात होगी, किसी भी चीज़ की एरिया निकालोगे तो L इंटू बी तो होना ही हो कि ये कम से कम, और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर वॉल्यूम की कोई बात करता है दैट मीन्स क्या कि वो L और B और H तीनों की बात करता है ना। तो यहाँ पे L B H अगर ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे L B H तीनों फॉर्मेट में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखो ये घन मीटर में है, ये स्क्वायर मीटर में है फिलहाल। तो जब भी हम बात करेंगे कोई भी ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी और वो जो वैल्यू होगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा। ध्यान से, क्यों स्क्वायर यूनिट? क्योंकि चीज़ें 2 बार आ रही हैं। देखो चीज़ें 2 बार आ रही है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, और अगर मीटर में है तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से मीटर मीटर करने पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अच्छा अब समझो एब्सोल्यूट का मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ना तो जो रिजल्ट में आप माइनस लिखोगे और ना ही जो रिजल्ट में अगर आपका पास कहीं +3 आया है तो +3 लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो प्लस लिखी जाएंगे और ना ही आपके पास माइनस लिखे जाएंगे। एब्सोल्यूट का मतलब है सीधा जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप लिखोगे और स्क्वायर यूनिट से आगे आप इसको फिनिश करोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, चाहे इधर रिजल्ट आपका प्लस में आए चाहे माइनस में आए, है ना, इन दोनों चीज़ों को हटा के सीधा डिजिट को स्क्वायर यूनिट में बदल दोगे, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आनी चाहिए वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये रिमार्क्स नंबर 1 और ये रिमार्क्स नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ तो देखो जब कभी भी एरिया, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स अगर +-3 में आता है, मान लो कि प्लस माइनस में एरिया है ना, जब भी आपको एरिया गिवन है, सपोज करो एरिया गिवन है +-3 में, इस तरह से, है ना, एरिया गिवन है +-3 में, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी बीच में जो डिटर्मिनेंट्स आप जब सेट करोगे तो बाय द वे मान लो कि अगर ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1 और तीसरा आपको नहीं पता है, तो तीसरा को मान लीजिए आपने k-1 कर दिया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करोगे एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो क्या निकालोगे? देखो x1 y1 1, ये फिर x2, देखो चेक करो x2 y2 1, और अब क्या है मेरे पास k, यहाँ पे k हो गया k, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और एक और 1 तो आपको देना ही देना है। तो यहाँ पर समझो मेरी बात कि एक बार जब आपको यहाँ k की वैल्यू, देखो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट्स के अंदर में एंट्रीज की वैल्यू जो होगी ये या तो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ध्यान से सुन लो। या फिर अगर इसको आपने x y कर दिया, k1 हटा के मान लो x y आपने दे दिया x1, y, तो x, y हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा क्या रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा x, y आ गया ना। तो अब जब x की वैल्यू निकलेगी या फिर y की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो ये जो एंट्री है, ये जो एलिमेंट है हमारा इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट है, ये x की वैल्यू आपका प्लस में भी आ सकता है और x की वैल्यू माइनस में भी आ सकता है। यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू हो, बाय द वे मान लीजिए 3 है
तो 3 आपका एक्स में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि जब चीज़ें हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी अंदर वाली चीज़ों का, तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है तो वो हमेशा याद रखो कि हमेशा स्क्वायर यूनिट में लेना है और एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। पहली बात कि चीज़ों को आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, प्लस माइनस हट जाएगा रिजल्ट लाते समय। लेकिन अगर कहीं रिजल्ट दिया हुआ है और उसके एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो एलिमेंट को आप एक बार प्लस में लिखोगे, यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको प्लस के साथ लेके चलोगे, फिर इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करोगे और एक बार फिर माइनस में लेके चलोगे और इसका डिटरमिनेंट्स एक्स वाई की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करोगे। तो ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात मैं समझा रहा हूं आपको कि जो रिमार्क्स नंबर 3 है वो क्या कह रहा है कि यदि, जैसे देखो समझो बात को, कि पॉइंट नंबर 3 अगर कह रहा है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, अगर बाय द वे ये कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, कॉलिनियर बोले तो एक ही लाइन पे है ना, कॉलिनियर बोले तो जैसे कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स COLIG है, तो ये कलीग्स मतलब सहपाठी, साथ में रहने वाला। अगर मैं बोलूँगा कोलिनियर बोले तो लीनियर बोले तो रैखिक रेखा है ना, एक सीधी रेखा, और कोलिनियर मतलब उसी पे एक साथ। तो कहने का मतलब है कि अगर x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है और ये है आपका x3 और y3 है, तो कहने का मतलब अगर ये चीज़ें सेम होंगी है ना, एक ही लाइन पे होंगी, तो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स होगा, ध्यान से सुन लो, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 1 1 और x3 y3, समझो बात को 1, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे दैट मीन्स इसका रिजल्ट जो होगा, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। 0 तभी होगा जब ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन में बस यही बातें आपको सीखनी है। बाकी स्टूडेंट्स यहां से एक बात और निकल के आती है कि अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट तो ही हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और चूंकि ये कॉलिनियर थे तो आपने इसे एक लाइन पे ही पुट कर दिया। लेकिन इन केस अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट मीन्स कि लाइन तो आपको दो कोऑर्डिनेट को मिलने से और 2 वर्टिसेस को मिलने से ही बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि लाइन का मतलब है दोनों पॉइंट एक ही पर है, एक ही लाइन पे तो है ही है। और अगर मुझे, चूंकि ये ट्रायंगल का केस है तो हमें तीसरा पॉइंट निकालना होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे मान के चलेंगे। तो वो मान लिया कि वो x, y है हमारा वो लाइन। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे वही कि यहाँ पे आपका x, y कर देंगे और बाकी के जो तीनों कोऑर्डिनेट हम सेम रख देंगे, और यहाँ से जो हमें मिलेगा वहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। और लास्ट में आप याद रखेंगे कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो यहाँ पे 0 रखना जरूरी है, क्योंकि जो ये कॉलिनियर एक ही लाइन पे है ये तो मुझे पहले से पता है, तो आप यहाँ पे 0 रख दोगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन के केस के लिए आप x1 y1 की जगह पे xy करके अपना सॉल्व करोगे, तो वहां से इक्वेशन, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 या मे बी 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन शो करने हैं, तो आप उसको इसी फॉर्मूले से शो करेंगे। तो यहाँ पे 3 बातें निकल के आ रही है। पहला कि हमेशा आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। दूसरा कि ट्रायंगल का रिजल्ट अगर आपके पास +-3 होना चाहिए, तो वहां से x की वैल्यू या तो प्लस हो सकती है या फिर x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, इसलिए हमें दोनों लेके चलना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अगर ये तीनों कॉलिनियर होंगे तो इनका रिजल्ट 0 होगा। और चौथी बात कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना पड़ेगा तो हम सेम ही लिखेंगे, और इसका यहाँ पे जो 0 होगा उस यहाँ पे जब हम 0 लिखेंगे तो उस वक्त हम प्लस माइनस लेके दोनों बातें चलेंगे, है ना। यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखा लेंगे तो प्लस माइनस 0 दोनों लेके चलेंगे, तभी तो हमारा x की वैल्यू या तो प्लस में हो सकती है या y की वैल्यू प्लस में हो सकती है या x y दोनों की वैल्यू माइनस में हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।